हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं सन्डे डेबिटर्स होता क्या है, L2। उसके बाद सीखने वाले करंट लायबिलिटीज क्या होता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, सन्डे क्रेडिटर क्या होता है और फिक्स एसेट्स क्या होता है। चलिए, कुछ हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस हम कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको समझाना बहुत जरूरी है। चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं सन्डे डेबिटर्स के बारे में। इसका मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में देखो, यहाँ पे लिखा है और मैं अपनी भाषा में इसको समझा रहा हूँ। मतलब क्या बताया जा रहा है कि इट होल्ड द अकाउंट ऑफ द डेबिटर्स हु नाउ मनी टू द बिजनेस। मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि जो हमारा बिजनेस है या हमारा कंपनी है, समझना, जो हमारा बिजनेस है या जो हमारा कंपनी है, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई गुड्स सेल करते या जब भी कोई सर्विस सेल करते, किसको? अपने कस्टमर को। तो सपोज मान लीजिए जो हमने कस्टमर को सेल किया वो कितने का सेल किया था? 100 रुपए का। तो अगर उस समय हम जो सेल किए थे वो हमने उधार सेल किया था। क्या सेल किया था? उधार सेल किया था। तो वह पैसा उस कस्टमर से, कौन? एसके से हमको लेना है। तो अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है कि अगर आप वैसे एसटी के नाम से और 1000 चढ़ा दोगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन गलत होगा। तो जितने आपके कस्टमर आएंगे, क्या आएंगे? जितने आपके कस्टमर आएंगे, जब उनका लेजर बनाना, क्या बनाना? लेजर बनाना, तो उसका जो अकाउंट रखना, ग्रुप रखना, वह ग्रुप रखना। जैसे एसके बना दिया, अब एसके हमारा क्या है? कस्टमर है, तो उसका अंडर ग्रुप रखते हैं, तो वो रखते हैं डेबिटर्स। क्या रखते हैं? डेबिटर्स। और डेबिटर्स मतलब क्या? मतलब डेबिटर्स का अमाउंट, वह पैसा जो मेरी कंपनी को लेना है, किससे? एसके से, पीके से, डीके से। यही बताया जा रहा आपको कि जो डेबिटर्स का अकाउंट होता है वह एक प्रकार का हमारी कंपनी के, हमारे बिजनेस का एक मनी होता है। ठीक है, उसी से एक मनी जनरेट होता है। अब कैसे होता है तो मैंने बताया है। आप बताओ 100 रुपया कौन देंगे? एसके देंगे। लेकिन कब पता चलेगा? जब एसके का लेजर बनाएंगे। लेजर बनाना सर बताए होंगे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, पप्पू सर या कोई बताया होगा। ठीक है, तो जब लेजर कोई बनाएंगे तो लेजर बनाते समय जितने कस्टमर आएंगे सबका अंडर को रखेंगे, क्या? डेबिटर्स। और डेबिटर्स वाला हमारा अमाउंट क्या है? एक प्रकार का हमको लेना है, हमारे व्यापार को लेना है। और हमारे व्यापार के लिए क्या माना जाता है? एसेट्स माना जाता है। और ये कौन सा एसेट्स है? तो ये करेंट एसेट्स। बताओ, करेंट एसेट मतलब ऐसा अमाउंट जो हमारे व्यापार में हमेशा घटता बढ़ता हो और एक क्या है, शॉर्ट टर्म बेसिस हो। ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? करेंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे हमने डेबिटर्स बताया था, बोलो। तो कस्टमर के जितने पैसे हैं क्या एक प्रकार के, वह हमारा करेंट एसेट्स है। ठीक है, और डेबिटर्स क्यों रखते हैं? क्योंकि इससे पता चलता है मेरी कंपनी को, मेरे फर्म को, कि हमारा कस्टमर है और इससे पैसा इतना रुपया हमको लेना है। क्लियर है? मतलब जब भी हम मान लो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते समय जब कस्टमर का लेजर बनाएंगे, जैसे मान लो कभी सुरेश आ गया, कभी रमेश आ गया, कभी बबलू आ गया, ठीक है, कभी रोहन आ गया, तो वो मेरे कस्टमर है। तो बनाते समय हमेशा उसका ग्रुप क्या रखेंगे? सन्ड्री डेबिटर्स। क्या रखेंगे? सन्ड्री डेबिटर्स। क्लियर है? सन्ड्री डेबिटर मतलब वो पैसा हमको पाना है, किसको? मेरे व्यापार को, मेरे कंपनी को, मेरे फर्म को। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? तो हम क्वेश्चन करके बताएंगे तो ही पता कर पाएंगे। चलो, थ्योरी था तो मैंने आपको बताया, एक बार बहुत बार बताया इसको। चलो, ये क्लियर है? डेबिटर्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना?
कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग, बोलिए। चलिए अब इसी के साथ साथ क्रेडिटर भी था, उसको भी कवर कर दे तब हम आगे बढ़े। इसका मतलब क्या है, जब हमारा बिजनेस, समझना, जब हमारा बिजनेस किसी से मतलब क्या करता है, परचेज करता है। अब मान लो परचेज जो हमारा बिजनेस कर रहा है वो किससे कर रहा है, पीके से कर रहा है। जो तो पीके जो है हमारे व्यापार के लिए सप्लायर है। क्या है बाबू, सप्लायर है। और बोला गया है अकाउंटिंग के भाषा में, जब भी आप लोग सप्लायर का लेजर बनाओगे तो उसका अंडर ग्रुप जो रखोगे वो रखोगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या रखोगे बाबू, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मतलब हमने बताया था क्रेडिटर मतलब क्या बताया था, याद है, क्रेडिटर मतलब लेनदार है। तो इतना पैसा देना होगा किसको, पीके को। अब मान लो हमने परचेज किया 500 रुपया, तो 500 रुपये का लेनदार है और हमारा व्यापार क्या है, देनदार है। जैसे मान लो आप पीके हो और आपसे हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, तो आप मेरे व्यापार के लिए क्या है, सप्लायर हो तुम। तो 500 रुपए का गुड्स खरीदे तो 500 रुपए देना होगा ना, लेकिन कैसे पता चलेगा मेरी कंपनी को, तो जब आपके नाम का नाम चढ़ाऊंगा पीके ट्रेडर्स, तो उसका अंडर ग्रुप जो रखूंगा वह रखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्या रखूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे आगे फ्यूचर में हम पता कर सके किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। अगर ये 9 रखे तो यहाँ पे डेबिटर्स कर दे तो हमारी कंपनी में दिखाएगा इतना पैसा हमको लेना है। जब क्रेडिटर दिखाएंगे तो पता चलेगा इतना पैसा हमको इनको देना है। समझ बात है आपको ना। अब कैसे होगा, तो यही ग्रुप आपको पढ़ाया जा रहा है कि कब क्या बनाओगे तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा। मतलब सप्लायर का लेजर बनाओगे तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कोई टैक्स से रिलेटेड बनाओगे तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बात है आपको ना, किसी लोन से रिलेटेड बनाओगे तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा। तो यही पॉइंट्स आपको ग्रुप समझाया जा रहा है। तो हमने ऑलरेडी पहले भी बताया है और आज एक बार और सीख लो, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत न हो। ये क्लियर है, मैं एक बार और बना दूंगा, कंपनी बनाना बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान दीजिए, पहले आगे बढ़ते हैं। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सन्ड्री डेबिटर में और क्रेडिटर में, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए उसके बाद से आते हैं हम लोग क्या, करेंट लायबिलिटीज। अब बताइए करेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है, बोलो। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी। मतलब वह पैसा जो हमारे व्यापार को क्या करना है, किसी दूसरे पर्सन को देना है। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट होल्ड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। तो हमने बताया था आउटस्टैंडिंग के बारे में, क्या समझाया था बताओ, आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बताया था हमने। कोई बताएगा, जब एसेट्स हम पढ़ाए थे तब, बोलो ऐसे। भूल जाता है। नहीं स्क्रीन में शेयर करते हैं, कहाँ गायब हो जाता है। समझो, हमने बताया था कि सपोज यह मेरा व्यापार है और यह मेरे, सपोज मिस्टर ए मेरे क्या है, इम्प्लाई है। क्या है बाबू, इम्प्लाई है। तो आप बताओ हमको इनको सैलरी देना होगा, बोलो जी देना होगा। तो अगर यह इम्प्लाई मिस्टर ए 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक काम करते हैं हमारे यहाँ, इतना क्लियर है सबको। तो उस समय जो हमने क्या किया, अब सैलरी मान लो इनको हम देते हैं 12,000, कितना देते हैं, 12,000। तो 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक काम किया और हमने 30 को या 1 तारीख को पेमेंट कर दी।
तो अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं कि हमने, ठीक है, 12,000 रुपए का सैलरी में एक्सपेंस कर दिया। कितने रुपए का कर दिया? 12,000 रुपए का सैलरी में एक्सपेंस कर दिया। ये क्लियर है? और देखो, लेकिन अगर 1 अप्रैल से लेके, समझना, और 1 जून तक हमने काम किया, मिस्टर ए ने काम किया, और हमने ना अप्रैल का दिया सैलरी, ना मई का दिया, ना अभी जून का दिया, तो ये जो पैसा जो बकाया है, जो हमने अभी दिया नहीं है, तो वह पैसा जो हमारे व्यापार को देना होता है एक्सपेंस में, तो उसे अकाउंटिंग के भाषा में लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग। ऐसे जो लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग, ऐसे भी कई बार मिलेगा आपको आउटस्टैंडिंग क्या? एक्सपेंस। और यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? हमारे व्यापार के लिए करेंट लायबिलिटीज होता है। मतलब हमारे व्यापार को देना है, अब तो 2 साल के बाद देना है। आप बताइए, हम काम करेंगे, अप्रैल में काम किए, मई में काम किए, जून में काम किए, और हम कहेंगे नहीं अगले साल अप्रैल में तुमको पैसा देंगे, कहना जितना रखा है रख ले, हम जा रहे हैं दूसरे जगह काम करेंगे। ठीक है, अरे 1 महीना लेट हो गया, 2 महीना लेट हो गया, 3 महीना, तुम साल भर के बाद हमारा सैलरी दोगे? नहीं। हाँ, आपने लोन लिया है तो ये फिक्स है, 2 साल 4 साल में आप लोग देना है, लेकिन मेरा सैलरी को 2 साल के बाद देंगे तो हम रुकेंगे वहां पे, काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ठीक है, 1 महीना नहीं दिया कोई बात नहीं, अब 10-15 महीने नहीं दिए तो क्या करेगा? वो नोटिस दे देगा, कनेक्शन काट देगा। मतलब हर महीने जमा करते हैं या 2-3 महीने में जमा कर देते हैं। रेंट वाला बताओ, रेंट वाला क्या कहेगा? चलो हर महीने तो हर महीने दे दिए, 2-3 महीने का हमने नहीं दिया, ठीक है, तो वो भी आउटस्टैंडिंग हो गया। लेकिन हम लोग बोला नहीं, अब साल भर का एक बार देंगे, तो कहेगा रानी जी हम दूसरा दुकानदार खोल लेंगे, ठीक है, दूसरा कोई मालिक हम क्या करेंगे, किराएदार खोल लेंगे। मतलब ऐसा पैसा जो उसी फाइनेंशियल ईयर में या अगले फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा बकाया है, कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको दे देना हो, और आपने एक्सपेंस कर चुके हैं, तो ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया है। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। कौन सा लायबिलिटीज होता है? करेंट लायबिलिटीज होता है। जैसे बहुत सिंपल प्रोसेस है बाबू, जैसे सपोज आप हमारे यहाँ काम किए, अप्रैल में काम किए, 1 तारीख को फिक्स दे दिया, तो हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, हमने बोला थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, और बाबू 2 महीने 3 महीने रुक जाओ तब दे देंगे, तब हमने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा करंट लायबिलिटीज। मतलब ये हमारे व्यापार के लिए क्या है? कर्ज है, एक लायबिलिटीज है। कौन सा लायबिलिटीज है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है? शॉर्ट टर्म बेसिस के लॉन्ग टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस। टैक्सेशन, स्टेटरी वही नाम आया था ना, टैक्सेशन क्या मतलब है? जैसे ठीक है जी, तो स्क्रीन अपना शेयर कर दे रहा है क्या इसमें? ये अपना, अरे यार, ये अपना स्क्रीन आप लोग शेयर मत करो यार, जितने लोग जुड़े हुए हैं स्क्रीन आप लोग अपना शेयर ना मत कीजिए, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड किसमें करेंगे? करंट लायबिलिटी। क्या समझ में आया? जब भी अगर आउटस्टैंडिंग का लेजर कोई बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी। अगर कोई ऐसा पैसा है जो हमको देना है भी दिया नहीं है, तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मेन क्या है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन नॉर्मल सैलरी के अकाउंट बना रहे हैं तो क्या रहेगा अंडर ग्रुप? केवल सैलरी का बना रहे हैं तो अभी हाल ही में सर्कल पढ़ाए थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट का बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस क्या बना रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं पढ़ाए थे कल? क्या पढ़ाए थे? नहीं।
चलो, यह क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग, बोलो। चलिए ड्यूटी एंड टैक्सेस के बारे में कोई बता दे हमको क्या होता है। चलिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। क्या? ड्यूटी एंड टैक्सेस। ए शांत रहो बाबू थोड़ा सा। देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, आगे आपको पूछना नहीं पड़े सर क्यों ऐसा कर रहे हो आप। चलो स्क्रीन अपना शेयर कर दे, सच में दिक्कत हो रही है। बिपिन, अरे बाबू ऑनलाइन मत पढ़ो, आ भी जाओ। विपिन आया है, विपिन विनय है वो। विपिन नहीं आया, ऑनलाइन पढ़ रहा है, आ जाओ। चलो ध्यान दो। अरे यार अपना स्क्रीन क्यों शेयर कर दे रहे इतना, इसमें कोई अपना स्क्रीन शेयर मत करे। देखो बिजनेस में जितने हम टैक्सेस के लेजर बनाएंगे, कितने टैक्सेस के, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, क्या क्या पढ़ाया था, CGST और क्या, ESGST और क्या, IGST, और भी हमने बहुत बड़ा बताया था एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, या वैट, ये सब क्या है, बोलो, टैक्स है। तो जब किसी टैक्स से रिलेटेड कोई लेजर बनाते हैं, किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड लेजर बनाते हैं, तो उसका जो अंडर ग्रुप रखते हैं वो रखते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, जिसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि इसका जो मेन ग्रुप है वह है ड्यूटी एंड टैक्सेस। जैसे मान लो हम मोहन को बना रहे हैं और या रमेश का बना रहे हैं, तो बता रहे हैं ना कि मोहन क्या है, सप्लायर या कस्टमर है। तो वैसे CGST वो क्या समझ रहा है क्या है, या GST क्या समझ रहा है वो क्या है, IGST नहीं समझ रहा है, तो हमको समझाना पड़ेगा सर CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस कैटेगरी में आता है, मतलब एक प्रकार का टैक्स है, तो टैक्स वाले हिस्सा में चला जाएगा, समझ ना, ठीक है। IGST क्या है, एक प्रकार का टैक्स है, तो भी टैक्स वाले हिस्से में चला जाएगा। मतलब ड्यूटी एंड टैक्सेस लेजर ग्रुप क्यों दिया गया है कि जितने आपके टैक्सेस से रिलेटेड लेजर बनेंगे उसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वह रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, जिससे पैसा आइडेंटिफाई हो सके कि कितना पैसा टैक्स हमने लिया है और कितना पैसा हमने टैक्स दिया है। अगर उसका ग्रुप ही गलती डाल देते हो तो पता नहीं चलेगा क्या है, CGST वाला अमाउंट कहाँ गया, GST वाला अमाउंट कहाँ गया, या IGST वाला अमाउंट कहाँ गया। जब उसका ग्रुप सही भरते हैं तो अमाउंट भी सही आता है। समझ बात है आपको ना। तो जब भी हम लोग लेजर बनाएंगे किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, अब चाहे GST हो या अदर GST से, जैसे वैट हो गया वो GST में भी नहीं है, एक्साइज हो गया, ठीक है। जितने टैक्स रिलेटेड कोई लेजर बनाते हैं तो उसका मेन अंडर ग्रुप क्या रहेगा, याद कर लेना, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस टैक्स है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो यही बताया जा रहा है आपको, देखो यहाँ पे समझाया भी जा रहा है, क्या बताया जा रहा है जी, इट होल्ड द अकाउंट ऑफ ट्रेड ड्यूटी, एक्साइज, लोकल सेल टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स, ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि इसमें से कोई लेजर आज के बाद बनाना, टैक्स रिलेटेड बनाना, तो उसका मेन ग्रुप किसी से पूछना मत, बस आप अपने हिसाब से भर देना क्या, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि मेन ग्रुप भरना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ग्रुप नहीं भरना आता है ना तो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और बार बार हमसे क्वेश्चन पूछोगे सर ये कहाँ से भर रहे हैं, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आपको बार बार दिक्कत होगी, ठीक है, तो हमको भी दिक्कत होगा आपको समझाने में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुला दो जितने लोग नहीं आ रहे हैं सबको, सुजीत उजीत सब गायब चल रहे हैं, गजेंद्र गायब चल रहा है, गजेंद्र है, चलो ध्यान दो, मेला गया, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है,
कोई बता दे प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कोई बता दे। प्रोविजन नाम सुने हो पहली बार सुन रहे हो? हाँ बताओ प्रोविजन। कोई बता दे, कोई बतिया लो पीछे, कोई बता दे। देखो प्रोविजन मतलब होता प्राविधान, प्राविधान एक नियम, एक रूल जो गवर्नमेंट ने लागू किया। गूगल पे सर्च करना प्रोविजन मतलब क्या होता है। प्रोविजन मतलब प्राविधान होता है, एक नियम होता है, एक रूल होता है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। अब कैसे, जिसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा और आगे आप क्वेश्चन क्या जवाब दे पाओगे। जैसे देखना, जैसे मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, क्या है, बिजनेस है, और मेरा बिजनेस एक कंप्यूटर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? कंप्यूटर खरीद रहा है। और ये जो कंप्यूटर खरीदा, वह खरीदा कितने में? 30,000 में। कितने में? 30,000 में। तो आप बताइए, जो 30,000 में खरीदे तो क्या एक साल के बाद बेचेंगे तो 30,000 में ही बेचेंगे क्या? नहीं, एक रूल है, उस पे एक डिप्रिसिएशन चार्ज लगे, मतलब हर साल इतना % आपका उस मूल्य में से घटेगा। एक प्राविधान रूल है। जैसे मान लीजिए हमने ये पीसी खरीदा, तो पीसी को अगर आज 50,000 में खरीदा तो क्या साल भर में बेचेंगे तो 50,000 में बेचेंगे क्या? नहीं। तो ये गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है, अकाउंटिंग में ऐसा रूल लिखा गया है कि प्रोविजन के तहत उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा। डिप्रिसिएशन चार्ज मतलब ये पढ़ाया था हमने, मूल्यह्रास, मूल्य में घटाव, घटोतरी, उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज। तो मान लो हमने कितने का खरीदा? 30,000 का, और साल भर में बेच रहे हैं, तो जो डिप्रिसिएशन चार्ज है मान लीजिए वो लग रहा है कितना %? 10%। कितना %? 10%। तो आप बताइए निकालोगे तो कितना बैलेंस आएगा? 3,000। बोलो 3,000। तो आप बताओ अब अगले साल बेचो तो कितने में बेचोगे उसको? 27,000। कोई जरूरी 27 में बेचोगे? वो तो रूल है कि डिप्रेशन चार्ज 10,000 घट गया। अब कहता नहीं तुम भी कुछ नुकसान सहो, ये तो रूल है, घटेगा ही घटेगा। तो हमने बोला बहुत मुलायम मुलायम कहा कोई बात नहीं, हमने क्या कर दिया, 25,000 में इसको बेच दिया। तो इससे मतलब नहीं आप कितने में बेचे, मतलब यह है कि आपका डिप्रिसिएशन चार्ज कितना कटा। तो जब भी हम डिप्रिसिएशन का लेजर कोई बनाए तो उसका अंडर रूल क्या रहेगा? प्रोविजन रहेगा जी, प्राविधान है, एक रूल है, है ना, ये रूल लिख दिया गया है, ये प्रोविजन है। और उसके बाद से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? द एक्ट एज रिजर्व लाइक प्रोविजन फॉर द डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन। मतलब टैक्सेशन भी एक प्रकार का एक प्रोविजन ही है, प्राविधान ही है, लेकिन उसका अंडर क्या रहता है? ड्यूटी एंड टैक्सेस। लेकिन डिप्रिसिएशन का क्या रहेगा? प्रोविजन रहेगा। क्लियर है? जैसे आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो ना, तो बताओ 2 साल के बाद उतने में बेचोगे क्या? नहीं, एक तो रूल है कि उतना घटेगा ही घटेगा, फिर से और बुलाते हैं सब कि कितना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, और घटाते हैं। एक डिप्रिसिएशन कटता ही कटता है, उसके बाद और कम करके हमको बेचना पड़ता है। तो बताते हैं इतने का हमारे व्यापार में लॉस हुआ है और इतने का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो आप लोग ये सब नहीं जोड़ते हो, लेकिन बिजनेस वाले एक एक हिसाब किताब जोड़ते हैं कि कितना का खरीदा था, कितना घाटा सहा था, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज लगा था, और कितने का कंप्यूटर था। ये सब होता है, हम लोग ये सब नहीं जोड़ते उड़ते हैं। बस एक बार हाँ 50 का खरीदा, दूसरे के बाद बेच रहे हैं तो 40 दाम लगे, 35 लाख गया, बेच दिया। वो सब नहीं जोड़ा उड़ा जाता है, लेकिन एक व्यापारी एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ता है, उसका हिसाब किताब रखता है। अरे यार अभी चला इतना चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग बतिया रहे, बतिया लोग क्या करना। चलिए, और आप बताइए, फिक्स संडे क्रेडिट बता ही दिया ना, उसका तो फिक्स एसेट बता चुका हूँ। क्या मतलब है बताइए? फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा संपत्ति जो लॉन्ग टर्म बेसिस और जो व्यापार में उसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते, उसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। जैसे अब क्या कौन कौन से नाम आ जाएंगे तो आप फिक्स एसेट्स रखोगे उसको?
जैसे हम कंप्यूटर का लेजर बना रहे हैं, आप तो कंप्यूटर का लेजर जब बनाओगे तो क्या रखोगे? एसेट्स है। तो एसेट्स में दो एसेट्स, करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। तो जब कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे तो देखेंगे कि शॉर्ट टर्म बेसिस है या लॉन्ग टर्म बेसिस है, फिक्स एसेट्स है या करेंट एसेट्स है। तो जब कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप रखेंगे क्या? फिक्स एसेट्स। तो समझे? जैसे लैपटॉप खरीदे तो जब उसका अंडर ग्रुप बनाएंगे तो क्या रखेंगे? फिक्स एसेट्स। लेकिन वही हमारा जो सन्ड्री डेबिटर्स है उसको जो उसका जो अंडर ग्रुप रहता है क्या रहता है? करेंट एसेट्स। मतलब सन्ड्री डेबिटर का जो पैसा होता है वो करेंट एसेट्स होता है। और जो कंप्यूटर वाला है, अब तो कैश क्या रखोगे? तो कैश इन हैंड के अंतर्गत आता है। और सर आपको ना मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अगर आप अब यहाँ पे किसका बना दे, कंप्यूटर का लेजर बना दे रहे हो, या मैं एसी का लेजर बना दे रहा हूँ, या मैं अपने फैन का लेजर बना दे रहा हूँ, या प्रोजेक्टर का लेजर बना रहा हूँ, तो वहां पे हमारे व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहे हैं ना, और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अपने बुक ऑफ अकाउंट में लेजर बनाते समय उसका अंडर रूप क्या रखेंगे? करेंट एसेट या फिक्स एसेट? फिक्स एसेट रखेंगे। लेकिन अगर वही हमारे व्यापार से रिलेटेड नहीं है, वो तो मतलब व्यापार उससे हम चलाते नहीं है, उसको बेचते हैं, तो वो तो हमारा स्टॉक हो गया ना। बोलो, वो तो स्टॉक हो गया। तो उसका रूल अलग होता है जब स्टॉक बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, ये व्हाइट बोर्ड कहीं से खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, ठीक है, ठीक है, या हमने खरीद लिया व्यापार को क्या है, ग्राफिक टेबलेट खरीद लिया है, हमारे व्यापार के सब लिए क्या है? एक एसेट्स है। और क्या ऐसा एक दिन इस्तेमाल करेंगे क्या? 2 दिन नहीं, इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे ये फिक्स एसेट्स है। जैसे मान लो स्कैनर 8-9 साल से चल रहा है, ये व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है, तो ये क्या हमारे व्यापार के लिए? जी फिक्स एसेट्स है। का क्लियर है ना? प्रोजेक्टर का लेजर बना रहे हैं तो फिक्स एसेट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लग रहा नहीं है एसेट्स नहीं है तो उसका अंडर ग्रुप देखेंगे क्या है। उसके बाद से अगला इन्वेस्टमेंट। तो आप बताइए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कोई बताया? मैंने पढ़ाया था आपको, बोलो जैसे समझो। इसका मतलब यही होता है कि मेरा व्यापार है और मेरे व्यापार के पास बेशुमार दौलत है, पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कई सारी कंपनियां ऐसी आती हैं, बिजनेसमैन आते कहते हैं सर मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए। तो या जो बिजनेसमैन है इसके उन्होंने क्या किया, इनसे कर्ज ले लिया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम आपके व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन मेरा शेयर रहेगा, ठीक है। हमने बोला कि मैं आपके व्यापार में 10 लाख रुपया लगा दे रहा हूँ। कितना? 10 लाख। लेकिन आपका जितना प्रॉफिट होगा ना उसका मैं 20% ले लूंगा। तो व्यापार में क्या किया हमने? इन्वेस्ट कर दिया। किनके व्यापार में? एसके के व्यापार में, डीके के व्यापार में, या अदर हमने अदर किसी पर्सन को पैसा दे दिया, ठीक है, कहीं व्यापार में लगाने के लिए, ठीक है। तो उसका कुछ हमको परसेंट मिलता है, कुछ शेयर मिलता है, उसी पैसे को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो कहीं पे हमने पैसा किसी को दिया है, किस लिए? व्यापार में लगाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी को कैपिटल हमने दे दिया, लो 10 लाख रुपया लो व्यापार को स्टार्ट करो, लेकिन ध्यान देना आपके व्यापार के जितना प्रॉफिट होगा उतने का मैं 20% लूंगा। अगर घाटा लग गया तो कोई बात नहीं, जितना है उतना लूंगा ही लूंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। क्लियर है? तो आप लोग इतना करके देखिएगा, देखो बताया भी जा रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाइक बॉन्ड, शेयर, लॉन्ग टर्म डिपोजिट, ठीक है। तो ये हमारे सारे मतलब कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पैसा डिपोजिट कर देते हैं, ठीक है, वो भी इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आता है। शेयर पे हम लोग दे देते हैं पैसा, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो यह बताइए हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। तो यहाँ तक हमने बता दिया, और कुछ बाकी है रेयर, बहुत बाकी है, इसे बताते रह गए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है 5 तक। चलिए कल आप लोग छठवा से लेके जितना सब पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है बाबू।